अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 7वीं सेंचुरी के हिंदुस्तान की। उस वक्त इस सरजमीन को अरबिक और फारसी रिकॉर्ड्स में अल हिंद कहा जाता था। शहरों में बाजार लगते थे, मेले लगते थे और समंदर के रास्ते तिजारत चलती थी, मींस ट्रेडिंग। हिंदुस्तान एक जगह थी जहां हर किस्म के लोग अलग अलग रिवायत और धर्मों के साथ रहते थे, और इसी दौर में समुद्र के रास्ते एक नया सिलसिला शुरू हुआ। एक सिलसिला जो लेकर आया एक नई सोच, एक नई रोशनी, और वो था इस्लाम का पैगाम। अब सोचिए, एक कश्ती जो अराबियन पेनिनसुला से आती है, उसमें है लोबान, खजूर, कीमती कपड़े और साथ ही मुस्लिम ट्रेडर्स। ये कोई नई बात नहीं थी। अरब ट्रेडर्स हिंदुस्तान से पुराने जमाने से ही जुड़े हुए थे। इन्हीं समुद्री रास्तों से रोमन और ग्रीक दौर में भी अरब हिंदुस्तान के मसाले और कीमती पत्थर यूरोप तक ले जाते थे। केरला और गुजरात के पोर्ट्स उनके लिए एक मशहूर बिजनेस हब हुआ करते थे। लेकिन एक बात थी, उस वक्त ट्रेडिंग सिर्फ माल बेचने तक लिमिटेड नहीं थी। कंपटीशन तेज था और अक्सर बाजारों में झूठ, तोल में कम ज्यादा करना और फायदा उठाना आम था। ट्रेडर्स का असल मकसद था सिर्फ दौलत कमाना। फिर आया 7वीं सेंचुरी का दौर। अरब डेजर्ट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फैला और इस्लाम की तालीम ने बहुत से अरब ट्रेडर्स को बदल दिया। इस्लाम ने कहा, तिजारत या ट्रेडिंग सिर्फ माल का लेन देन नहीं, बल्कि एक इबादत है। झूठ बोलना, नापतोल में धोखा करना, किसी का हक मारना, ये सब गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी एक ट्रेडर के तौर पे जिंदगी गुजारी और उनको अल अमीन यानी सबसे अच्छा और ईमानदार कहा गया। इसी तालीम का असर था कि जो अरब ट्रेडर्स इस्लाम कबूल कर चुके थे, वो अब बिल्कुल अलग नजर आने लगे। उनके चेहरे पर एक नई सेटिस्फैक्शन और रोशनी थी जो उनके ईमान और अखलाक से आ रही थी। अब जब वो हिंदुस्तान आते तो लोग देखते कि ये ट्रेडर्स दूसरे सबसे अलग हैं। न झूठ बोलते, न तोल में कम करते, न लालच दिखाते। उनके रवैये में इंसानियत और इंसाफ था। जब वो बिजनेस करते तो कस्टमर्स के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाते, ना कि सिर्फ फायदे का। और यही वजह थी कि मालाबार कोस्ट के बाजारों में जहां चाइना का सिल्क, अरब का खजूर और हिंदुस्तान के मसाले बिकते थे, लोगों के दिल में ट्रेडर्स की तरफ खींचने लगे। उनका अखलाक और ईमानदारी इस्लाम की तालीम का असर था। अब हम सुनते हैं मालाबार कोस्ट की सबसे मशहूर कहानी, और ये कहानी है राजा चेरमन पेरुमल की। जब अरब मर्चेंट्स केरला के पोर्ट्स पर आते तो उन्हें सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि राजा के दरबार तक भी बुलाया जाता। ये रस्म थी कि जो भी फॉरेन मर्चेंट्स आते वो अपने प्रोडक्ट्स दरबार में पेश करते और अपने सफर की कहानी सुनाते। दरबार में ये लोग एक मेहमान की तरह समझे जाते थे। राजा चेरमन अरब मर्चेंट से काफी इम्प्रेस थे। उन्हें लगता था कि इनकी अखलाक और सुलूक दूसरे मर्चेंट से अलग हैं। इसी वजह से वो उनसे अक्सर लंबी गुफ्तगू करते थे। ये बातचीत सिर्फ प्रोडक्ट्स या ट्रेडिंग तक ही नहीं होती थी, बल्कि उनके सफर के वाकयात, नए मुल्कों के कस्टम्स और दुनिया की अद्भुत चीजों पर भी होती थी। अब एक बार रिवायत के मुताबिक राजा ने चांद को दो टुकड़े होते देखा। ये मंजर उनके लिए हैरत अंगेज था। उन्होंने अपने मंत्रियों और पंडितों से इस बारे में सवाल किया, लेकिन कोई इस बात का हल नहीं निकाल सका। हर एक ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी, मगर राजा के दिल को तसल्ली नहीं हुई। तभी उनके जहन में एक ख्याल आया, जो अरब मर्चेंट्स मुझसे दुनिया के इतने अजीब वाकयात शेयर करते हैं, उनसे पूछना चाहिए। शायद उनके पास इसका जवाब हो। अगली सुबह जब वो मर्चेंट से मुलाकात हुई, राजा ने उनसे सवाल किया, मैंने चांद को दो टुकड़े होते देखा, ये क्या था?
क्यूरियस होके राजा ने बोला, क्या आपको उसके बारे में पता है? अरब मर्चेंट्स ने सुकून से जवाब दिया, ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। ये उनके दौर में हुआ था और पूरे अरब ने इसको देखा। ये जवाब राजा के दिल में उतर गया। उन्होंने सोचा, एक नबी इतना अजीम है कि उसका मौजज़ा मेरे देश तक दिखता है, तो मुझे उससे और उसके दीन को समझना चाहिए। और फिर राजा ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी भी बादशाह के लिए सबसे मुश्किल होता है। अपना ताज और राजगद्दी त्याग कर अरब का सफर किया। वहां जाके उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनका नाम रखा गया ताजुद्दीन। अरब में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने केरला के लोगों तक पैगाम पहुंचाया, मेरी सरजमीन पर इस्लाम का पैगाम कायम करो, वहां मस्जिद बनाओ। इसी पैगाम पर अमल करते हुए केरला में बनाई गई चेरामन जुमा मस्जिद, जो आज भी अपनी जगह मौजूद है। अब जरा सोचिए उस वक्त के हिंदुस्तान को। शहरों के अंदर बाजारों की रौनक, मंदिरों से निकलती आरती की आवाज और गांव के अंदर लोग अपने खेतों में काम कर रहे, लेकिन साथ ही समाज एक मजबूत वर्ण सिस्टम के अंदर बंधा हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर, शूद्र सबसे नीचे। एक इंसान का जन्म ही उसकी जिंदगी का फैसला कर देता था, वो क्या बनेगा, क्या करेगा और कहाँ खड़ा होगा। इसी समाज में जब अरब मर्चेंट्स आए, उनका रवैया सबसे अलग था। उन्होंने लोगों को नाम या जात से नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर देखा। जब वो तिजारत करते तो कोई भेदभाव नहीं, चाहे सामने एक पंडित हो या एक व्यापारी हो या है वो कोई गरीब मजदूर, तोल और दाम सबके लिए एक बराबर। और ये बात लोगों के दिल को छू गई, क्योंकि उस वक्त बराबरी का तस्वुर सोसाइटी में बहुत कम था। धीरे धीरे अरब मर्चेंट्स ने लोकल फैमिलीज के साथ शादियां की। इससे एक नई कम्युनिटी जन्म ली, जिसे कहा गया मपीला मुस्लिम। इन मपीला घरों में एक अनोखा मंजर देखने को मिलता था। कुरान की तिलावत होती थी, नमाज पढ़ी जाती थी और साथ ही लोकल कल्चर्स भी सेलिब्रेट होते। एक नई कल्चरल ब्लेंड तैयार हो रही थी, जहां इस्लाम की तालीम और लोकल हिंदुस्तानी रिवायत एक साथ जीती थी। इस्लाम का असर यहीं तक नहीं रुका, उसने एक नई सोच दी, तौहीद यानी एक अल्लाह का तस्वुर। इस सोच ने इस्लाम के दिल को एक नई तस्कीन दी, क्योंकि यहाँ पहले हर जगह अलग अलग देवताओं के मंदिर थे। अब एक सीधा और साफ पैगाम आया, एक अल्लाह, सब इंसान बराबर। और सबसे बड़ी बात, इस्लाम ने सिर्फ इबादत का तरीका नहीं दिया, बल्कि इंसाफ और इंसानियत का पैगाम दिया। मालाबार कोस्ट के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि ये दीन सिर्फ नमाज और रोजे का नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को ईमानदारी और इंसाफ के जरिए बेहतरीन बनाता है। अब हम अपना सफर ले चलते हैं हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी सिंध की तरफ। ये वो जमीन थी जो इंडस रिवर के आसपास बसती थी और हमेशा से एक ट्रेडिंग रास्ता था। अरब मर्चेंट्स पहले भी सिंध के पोर्ट्स जैसे दिबल, आज के कराची के करीब, पर रुकते थे। यहाँ से मसाले, कीमती पत्थर और टेक्सटाइल्स अरब्स आगे मेडिटेरेनियन तक ले जाते थे। लेकिन 8th सेंचुरी की शुरुआत दौर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रिवायत ये है कि एक मुस्लिम औरत और उसके बच्चों को एक शिप पर हिंदुस्तान भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में पायरेट्स ने उस शिप को लूट लिया और औरत को उसके साथियों को कैद कर लिया। जब ये खबर अरब के हजज बिन यूसुफ, जो उस वक्त इराक के गवर्नर थे, तक पहुंची, तो उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को खत लिखा कि वो कैदियों को रिहा करें।
लेकिन राजा दाहिर ने मना कर दिया, या माइट भी उन्होंने रिहा करने में देर कर दी। ये बात अरब हुकूमत के लिए एक बर्दाश्त से बाहर थी। तब हजज बिन यूसुफ ने अपने जवान जनरल मोहम्मद बिन कासिम को एक फौज के साथ सिंध भेजा। मोहम्मद बिन कासिम उस वक्त सिर्फ 17 या 18 साल के थे। 711 सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने देवल का किला फतेह किया। ये पोर्ट सिटी अरब के लिए बहुत अहमियत रखती थी, क्योंकि यहाँ से ट्रेडिंग के समुद्री रास्ते खुलते थे। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपना सफर आगे बढ़ाया। अरोर के करीब उनका मुकाबला हुआ राजा ताहिर से। यहाँ जंग खूनी थी, मगर आखिर में राजा ताहिर हार गया और जंग में मर गया। सिंध अब अरब के कंट्रोल में था। फतेह के बाद कासिम ने मुल्तान का रुख किया। मुल्तान उस वक्त मशहूर था सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से, क्योंकि वहां एक बड़ा मंदिर था जिसमें सोना और दौलत जमा था। कासिम ने वहां भी कंट्रोल हासिल किया, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने सिंध के लोगों को मजबूर नहीं किया कि इस्लाम कबूल करें। हिंदू और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज को अपने अपने धर्म पर चलने की इजाजत दी। सिर्फ एक जिजिया मींस टैक्स रखा गया, जो उनकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए होता था। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स और पंडित्स को अपनी पोस्ट पर बनाए रखा। इसी वजह से लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को एक दुश्मन के बजाय एक रूलर के तौर पर देखा, और इसी वजह से सिंध को कहा गया बाब उल इस्लाम मींस इस्लाम का दरवाजा जो हिंदुस्तान में खुला। अब सवाल ये उठता है, जब इस्लाम पहली बार हिंदुस्तान आया तो इसका असर क्या हुआ? अगर हम मालाबार कोस्ट यानी केरला को देखें तो यहाँ के लोग अरब मर्चेंट्स के नेचर से पहले ही खुश थे। ईमानदारी और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान के समाज के लिए नया था। मपिला मुस्लिम कम्युनिटी का बेस इसी मिक्स कल्चर से पड़ा, जहाँ कुरान की तिलावत और लोकल कल्चर्स दोनों एक साथ चलते थे। केरला के बाजारों में लोगों ने देखा कि मुस्लिम ट्रेडर्स किसी भी खरीदार को जात, रंग या पोस्ट के हिसाब से नहीं देखते थे। जो दाम एक राजा के लिए था, वही दाम एक आम आदमी के लिए भी था। ये जस्टिस और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सोसाइटी के लिए एक नई सोच थी। अब चलते हैं सिंध की तरफ। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को अपने कंट्रोल में लिया तो उन्होंने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया। लोकल हिंदू और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज को अपने धर्म पर चलने की इजाजत दी। जिजिया लगाया जो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए होता था, लेकिन उसके बदले में उनकी जिंदगी और रिलीजियस कल्चर्स सेफ रहे। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपने ऑफिसेस पर बनाए रखा। इससे लोगों ने देखा कि इस्लाम सिर्फ एक नया धर्म नहीं, बल्कि एक जस्टिस का सिस्टम भी है। और ये दोनों चीजें, केरला की पीसफुल ट्रेडिंग और सिंध का निज़ाम हुकूमत, इस्लाम की पहली तस्वीर बन गई हिंदुस्तान में। इस पहले दौर में इस्लाम का असर सबसे ज्यादा सोशल और एथिकल था। बराबरी के पैगाम ने कास्ट के सिस्टम के सामने एक नई सोच पेश की। ईमानदारी और इंसाफ ने ट्रेडिंग और गवर्नेंस को एक नया रंग दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस्लाम एक ब्रिज बन गया हिंदुस्तान और अरब के दरमियान। सिर्फ बिजनेस का नहीं, बल्कि आइडियाज, कल्चर्स और बिलीव्स का ब्रिज। इसलिए जब हम कहते हैं कि सिंध को बाबुल इस्लाम कहा गया, तो इसका मतलब सिर्फ एक जंग का नतीजा नहीं था। ये उस दरवाजे की तरफ इशारा था जहां से इस्लाम का पैगाम हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। पहले बाजारों के जरिए, फिर दरबारों तक और धीरे धीरे इंसानों के दिल तक। कहानी यही नहीं रुकती, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कैसे इस्लाम मालाबार कोस्ट के बाजारों से फैलता है,
کیسے صوفی سینٹس اور اولیاء ہندوستان کے دلوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور کیسے یہ پیغام صرف دھرم نہیں بلکہ انسانیت کا راستہ بن گیا۔ اور اب ایک سوال آپ سب کے لیے، اگر آپ اس وقت میں ہوتے تو آپ کو سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا؟ عرب ٹریڈرز کی ایمانداری یا محمد بن قاسم کی ہمت؟ اپنا جواب نیچے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ ڈو سبسکرائب بصیرہ ٹی وی، کیونکہ اصلی کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔